नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं डॉक्टर अजय चुंगरू को। अजय चुंगरू के बारे में आप जानते हैं, अजय चुंगरू जो हैं जम्मू कश्मीर से लेकर पूरी दुनिया में जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और साथ ही जीनोसाइड किस तरह से कश्मीरी पंडित का किया गया उस सब के बारे में बहुत बेहतर तरीके से हम लोग उनको सुनते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, हमारी बातचीत का आज इशू वही है जिसको लेकर लोगों को लगता है कि आखिर कैसे इतने सारे डॉक्टर, और वो भी एक ही मॉड्यूल में, दुनिया में ऐसा शायद नहीं हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती अपने उस रिटॉरिक के साथ आई है जो उन आतंकियों की कहीं ना कहीं मदद दिखता है। वो उस तरह से आखिर ये नैरेटिव बनते कैसे हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जो आतंकी उमर का, उसके साथ ही जसीर बिलाल को भी गिरफ्तार किया, जिसे दानिश भी कहा जाता है, और इसी ने टेक्निकल सपोर्ट देता था, विस्फोट के लिए ड्रोन मॉडिफाई करता था और रॉकेट बनाने की कोशिश की थी। यानी ये बहुत बड़ा एक तरह से वॉर की सिचुएशन थी, क्योंकि आप जो आईईडी बनाने का तैयारी इसने दी थी, और चूंकि आज आमिर की जब कस्टडी हासिल कर रही थी तो एनआईए ने ये जानकारियां दी थी। रविवार को पूरी सुनवाई बड़े उसमें हुई थी बंद कमरे में, लेकिन ये जानकारियां पता चली हैं। आइए डॉक्टर अजय चुंगरू जी को साहब को जोड़ते। अजय साहब, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पॉइंट के दर्शकों की तरफ से, और मैं भी आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूं, आपने समय निकाला। दरअसल एक तो क्या हम लोग पहले महबूबा मुफ्ती का, अगर आपको लगता है कि ये बयान किस तरफ इशारा करता है, और क्या अभी तक, चूंकि मेरी जानकारी में दुनिया में कहीं भी डॉक्टरों का इतना बड़ा आतंकी मॉड्यूल कभी नहीं हुआ, तो इसका क्या कारण हो सकता है? शुरुआत आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पर बात फिर आगे बढ़ेगी जी। इसमें जो बात सबसे पहली करनी चाहिए कि जो हम देख रहे हैं अभी, जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद नवगाम में हो गया और उसके साथ जुड़े हुए लोगों को पकड़ने के बाद हम ये समझ रहे हैं कि एक नई कोई डेवलपमेंट है कि डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लोग एक जुड़ गए हैं आतंकवाद के साथ। तो इसके संदर्भ में मुझे कहना है कि भाई कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद में व्हाइट कॉलर लोगों का पार्टिसिपेशन पहले से थी। अलगाववाद और आतंकवाद को बनाने में व्हाइट कॉलर्ड सोसाइटी ने काम किया, व्हाइट कॉलर्ड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ने काम किया, ये पहले से था। जेकेएलएफ की भी जो लीडरशिप थी वो व्हाइट कॉलर्ड थी, और जमात इस्लामी की भी जो लीडरशिप थी वो व्हाइट कॉलर्ड थी। और ये डॉक्टर्स मिडिल रंग या लोअर रंग डॉक्टर्स नहीं थे। ये डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स थे जो इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर तक की पोजीशन तक पहुंच गए थे और जो नेतृत्व करते थे। तो आपके सामने उदाहरण दो हैं, बड़े उदाहरण हैं, जिसके बारे में आप थोड़ा सा भी अगर आप रिसर्च करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से आपको ये मालूम पड़ेगा कि भाई ये कोई नई घटना नहीं है। जेकेएलएफ और जमात इस्लामी कश्मीर घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद के बनने में जो लोग सरकारी तंत्र में थे और जो लोग राजनीतिक तंत्र में थे, उन सबका योगदान रहा है। इसलिए जो डायनेमिक्स ऑफ, जिसको कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ सेपरेटिज्म एंड टेररिज्म, इसमें जो लोग एम्पावर्ड हैं, जो लोग स्टेट से फायदा लेते हैं, स्टेट के जिसको बोलते हैं कि सारी फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, स्टेट के बेनिफिशरीज हैं, वो अलगाववाद भी कर रहे हैं और वो अलगाववाद के साथ आतंकवाद भी कर रहे हैं। इसलिए ये कोई नई घटना नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पहली बार किसी एक आतंकवादी घटना के दायरे में इतने बड़े लोगों के जमावड़े को या इतने बड़े लोगों के नेटवर्क को हम देख रहे हैं। अलगाववाद और आतंकवाद जो कश्मीर में आया है, इसकी जड़ें
बिल्कुल लोवेस्ट समाज के लोवेस्ट सेगमेंट्स के साथ भी पहुंचाने के लिए और एलीट में पहुंचाने के लिए व्हाइट कॉलर्ड एक्टिविटी बहुत जबरदस्त रही है। और जब मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूं तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपने बहुत बार हाल ही में देखा होगा कि ये कहा जाता है कि भाई एक ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर है आतंकवाद का और अलगाववाद का। वो ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर के आयाम वो किस हद तक फैले हैं उसको हम देख रहे हैं। और जब आपने महबूबा मुफ्ती की बात की तो मैं आपको ये कहता हूं कि राजनीतिक तंत्र में अलगाववाद और आतंकवाद का जो ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर काम करता है वो तो यही पार्टी है। आधे अलगाववाद वाली राजनीति करने वाले लोग जो लगता है कि उस साइड से भी हैं और इस साइड से भी हैं, जो अंदर एम्पावर्ड है, हमारी राजनीतिक तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, हमारे गवर्नमेंटल अपरेटस का इस्तेमाल करते हैं, जो उनको राजनीति करके पावर मिलता है उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा और ग्राउंड स्ट्रक्चर तो यही है। सिर्फ महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट नहीं है, अगर आप उमर अब्दुल्ला का फारूक अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट समझेंगे तो वो कंसिस्टेंटली आप वो कहीं पे भी आपको ये नहीं कहेंगे कि समाज के भीतर एक बीमारी है, समाज के भीतर समाज अंदर से एक बीमारी से ग्रस्त है। और वो लोग जो पढ़ाई भी इंडिया में करते हैं, जो नौकरी भी इंडिया में करते हैं, जिनको प्रोफेशनल जो भी उनकी ट्रेनिंग हुई है वो इंडिया और इंडिया के बाहर हमारे ही तंत्र के माध्यम से हुई है, वो सब लोग आतंकवाद और अलगाववाद और फिदाई अलगाववाद के साथ जुड़ते हैं। तो जो ये अंदर की बीमारी है, ये बीमारी भी आज की नहीं है। ये बीमारी अलगाववाद और आतंकवाद के शुरू होने से थी। जो सलाहुद्दीन वहां पे थे वो भी व्हाइट कॉलर्ड एक्टिविटी का ही एक हिस्सा थे, वो भी एक पढ़े लिखे जवान थे। तो हमारे सामने जो ये आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई जिस तंत्र को पोषित करके भारत का राज्य ये समझता था कि वहां पे जिसको जिसको लेफ्ट भाषा में कहते हैं एलिनेशन कम हो जाएगी, वो उस पोषण से अलगाववाद पोषित हुआ, उस पोषण से आतंकवाद पोषित हुआ। जी तो ये बहुत बड़े पैमाने पे इसका मतलब ये कोई इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन इतना ही है क्या हम इसको इस दृष्टिकोण से देखें कि आतंकवाद का ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर किन चीजों से बना है, और अगर हम उसकी तरफ ध्यान दें तो हमारा पूरा स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। जी, मैं दरअसल इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ समय से जब से धारा 370 हटी, हम लोग तिरंगा देखते हैं लाल चौक पे, हम पार्टिसिपेशंस देख रहे हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन फिर भी जो अंदर से इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है जो वहां काम नहीं कर रहा है, वहां रह नहीं रहा है, पढ़ भी रहा है इधर और यहाँ नौकरी भी इधर कर रहा है, इसके बावजूद भी क्या इसको सीधे तौर पर कश्मीरी गुस्से का रिफ्लेक्शन जैसा महबूबा मुफ्ती बताना चाह रही हैं वो है, या आपको कोई और चीज दिख रही है? जी, ये एक विचारधारा का एक्सप्रेशन है, जिस विचारधारा को अंदर से दशकों पोषित किया गया। ये किसी गुस्से का नहीं है। अगर आप कंपैरिजन में देखें, अगर आप इकोनॉमिक कंपैरिजन करेंगे, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट एक व्यक्ति पर वहां पे कितनी होती है, उसको आप कंपेयर करेंगे यूपी के साथ, उसको आप करेंगे बिहार के साथ, तो आप देखेंगे कि फर्क ये है कि जहां पे पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट 93,000 के करीब एक व्यक्ति पे पैसा जाता है, वहां पे 4,500 के करीब यूपी में होता है। तो हम बेसिकली किस गुस्से को देख रहे हैं? हम एक जिहादी गुस्से को देख रहे हैं, एक विचारधारा को समाज में अंदर पोषित करके एक ऐसी विचारधारा जो ध्वंस करने में विध्वंस करने में कमिटेड है, क्योंकि उनको लगता है कि उससे या दूसरी यहां से पृथ्वी से ऊपर उठ के वो जन्नत में कुछ पाएंगे।
ये बहुत डीपली, ये बहुत दशकों से चला आ रहा है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। एक जिसको आप कहेंगे जिहादी टेररिज्म, जिसको आप कहेंगे, ये समाज को अपनी जकड़ में ले चुका है। सोच कि हमको एक कैलिफेट का निर्माण करना, सोच हमको पूरे हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान मुसलमान का था, उसको वापस ले लेना है, सोच कि पूरे विश्व की व्यवस्था को बदलना है, ये सोच इसके साथ है। और ऐसी बातें कि भाई कोई गुस्सा है, जैसे फारूक अब्दुल्ला कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम अभी यूनियन टेरिटरी को स्टेट नहीं बनाया तभी ये बात हो गई, ये उसके साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप पिछले 2 दशक से जितने भी जैश मोहम्मद के आतंकवादी या लश्कर तोयबा के आतंकवादी आप अरेस्ट हुए हैं और उनके इंटरव्यूज किए गए हैं, और उनमें से बहुत से इंटरव्यूज डॉक्यूमेंट हुए हैं, वहां पे न तो आपको ये लगेगा कि वो कहीं पे भी ये डिस्कशन करते हैं कि भाई रिलेटिव इकोनॉमी क्या है, हमको किस तरह से हमारे लोगों की आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुधारना है, या उनका शोषण कैसे हो रहा है, हमको उनको उससे उसमें से कैसे बचाना है। वो ये बातें सोचते ही नहीं है। उनकी विचारधारा कोई और है, और वो विचारधारा है पूरे विश्व की व्यवस्था को बदलना, पूरे विश्व में एक खिलाफत का निर्माण करना। उनकी विचार, और ये बात चलती आ रही है, कॉन्टिन्यूअसली चलती आ रही है। और अगर हम इसको समझ नहीं पाए हैं, उसका मतलब इतना ही है कि हम जानबूझ के आंखें मूंद के बैठे थे, हम जानबूझ के अपने कानों को बंद किए हुए बैठे हैं। आपने अभी बात कही ना, पिछले 1.5 साल में कश्मीर में 100-150 के करीब एम्प्लॉइज को इस सरकार ने डिसमिस किया, आतंकवाद के साथ जुड़े होने के कारण, अलगाववाद के साथ जुड़े होने के कारण। ये अभी हम 10-15 लोगों का एक जमावड़ा देख रहे हैं, जो हमको लगता है कि इस वाली घटना के साथ जुड़ा है, जो लगभग 150 से 200 के करीब लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी सरकार ने पिछले साल 1.5 साल में। वो भी तो व्हाइट कॉलर ही थे, कोई पुलिस में था, कोई टीचिंग फ्रेटर्निटी में था, कोई मेडिकल फ्रेटर्निटी में था। तो ये सारे लोग अंदर बैठ के काम कर रहे थे। इस बात की जो सूचना सरकार को तो क्लियरली है, लेकिन इस बात की एजुकेशन पूरे लोगों को नहीं है कि भाई किस तरीके के लोग किन साधनों के माध्यम से अपने आप को जिंदा रखते हैं, अपने आप को पालते हैं, अपनी एजुकेशन करते हैं, किस तरह से तंत्र का फायदा उठाते हैं, और किस तरह से घृणा की एक मानसिकता के साथ पूरी मानवता को खत्म करने के अभियान में लगे हुए हैं। जी, ये बात सही है कि हम इसको ऐसे देखें, लेकिन कश्मीर के संदर्भ में आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि किस तरह से यूपी और कश्मीर के बीच जो इन खर्चा है किसी एक आदमी पर, वो बड़ा दिलचस्प है। ये बात मैं मानता हूं कि आपने ये बात तो बहुत अच्छे से बताई है, लेकिन एक बात मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये जो एकदम बंद हो गया था, अगर हम कहें 2019 के बाद, वो कश्मीर के अंदर तो जरूर दिखा, पहलगाम हुआ या फिर उन्होंने जो मजदूर थे उनको मारा यदा कदा, वो कंटिन्यू करते रहे। लेकिन देश के बाहर बहुत दिनों बाद कश्मीरी आतंकियों ने, और वो भी इस तरह से इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया है, इसके पीछे कोई कारण दूसरे तरह से मैं समझना चाहता हूं। ये तो बात ब्रॉडर है कि वो है, क्योंकि अगर वो ये कह रही है महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का मतलब ये है, तो फिर शाहीन का कैसे, जो आतंकी महिला है, जो एमडी किए हुए, एमएस किए हुए, मतलब जिसको लेडी सर्जन कहा जाता था, मैडम सर्जन, वो तमाम चीजें फिर कैसे जुड़ती हैं? क्योंकि एक साथ देखिए, ये न सिर्फ ये लेडी सर्जन थी, इसके साथ साथ आप दूसरा देखिए, उसमें उसका भाई परवेज था, इसके बाद ये तो हुए यूपी के, इसके अलावा सेम टाइम पर एक जो मॉड्यूल्स है उसमें आप एक अल फलाह यूनिवर्सिटी देखिए, जिसका ऑनर मुंह से भागा हुआ था, जिसने वहां बहुत बड़ा 50-60 करोड़ का कभी 94-95 में एक फ्रॉड किया था, बाद में उसने एडजस्टमेंट की और मुकदमे वापस ले आने के लिए पैसे अभी कुछ साल पहले वापस किए। तो ये सबका सीरा नहीं जुड़ता, तो ये अचानक कश्मीर में क्यों शुरू हुआ? अचानक इसको कह सकते हैं क्या 2019 के बाद की अगर घटनाएं दे? पहलगाम इतना बड़ा अटैक किया भारत सरकार ने, उसका जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर,
लेकिन आपको लगता है ये इनके पीछे फिर पाकिस्तान है, या ये कश्मीर के लोग जो है इसको अपनी किसी और मान्यता को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसमें एक बात समझनी चाहिए। आपने जो एक रेफरेंस पॉइंट दिया कि आर्टिकल 370 के हटाने के बाद आपने कहा कि उसके बाद जो लग रहा था कि आतंकवाद रुक गया है, वो बात सही है कि इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म कम हो गए, लेकिन उनका वो क्यों हो रहा है, वो कम क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में जो विश्लेषण है वो विश्लेषण ठीक नहीं था। मैं आपको भारत सरकार का भाजपा के आने से पहले एक तरीका रहा है आतंकवाद का विश्लेषण करने का, जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आप किसी एक समय में कितनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उसका कंपैरिजन किसी और समय के साथ करते हैं, और उसके बाद माध्यम से आप निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि हालात सुधरे हैं या बिगड़े हैं। ये स्टैटिस्टिकल मॉडल है, ये स्टैटिस्टिकल मॉडल दुनिया भर में इसकी उपयोगिता बहुत कम है पान इस्लामिक टेररिज्म को या किसी भी किस्म के टेररिज्म में, खासतौर से पान इस्लामिक टेररिज्म को एनालाइज करने में। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको कि जब 9/11 का आघात हुआ अमेरिका पे, उससे पहले जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स थे टेररिज्म के, वो कम हो गए थे। अगर वो कम हो गए थे तो फिर अगर उसका आधार हम बनाते कि एक्चुअली आतंकवाद की ग्रिप या आतंकवाद का जो उसका एक तरीका है वो हमारे कंट्रोल में आया था, ऐसी बात कहीं पे नहीं थी। तभी बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई, क्योंकि आतंकवाद एक फोर्स मल्टीप्लायर है, कम लोगों के आधार पे वो व्यवस्था के भीतर रह के वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे राज्य की भी व्यवस्था बिगड़ती है, और जिसके माध्यम से एक बहुत बड़ा आघात लोगों पे होता है। ये आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो गलती हो गई, वो गलती पहले से भी हो रही थी, लेकिन वो गलती और भी ज्यादा शिद्दत से हो गई। हमने समझा जो भी जहां जहां पे भी टैक्टिकल कैलिब्रेशन टेररिज्म ने की, वो टैक्टिकल कैलिब्रेशन हमने समझा कि ये सूचक है इस बात का कि हालात सुधर गए हैं। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप पिछले 10 एनकाउंटर जो जम्मू कश्मीर में हुए थे, वो में लास्ट 10 एनकाउंटर्स, उसमें अगर आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे ये सारे एनकाउंटर्स, आप देखेंगे कि ये एक हफ्ते से लेके एक महीने तक चले, और जो एनकाउंटर्स 2 हफ्ते के अलावा चले उसकी न्यूज भी आनी बंद हो गई बाद में। तो कम से कम एक डिस्कशन तो होना चाहिए था। जो लोग समझदार हैं, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग कंपैरेटिवली राजनीति को समझते हैं या टेररिज्म पर नजर रख रहे थे, कि जब एक आतंकवादी तंत्र के पास एक कार्डर स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो एक कंबाइंड सिक्योरिटी फोर्सेस के स्ट्रक्चर को हफ्तों या महीनों एंगेज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब मिनिमम जो निकलेगा कि भाई, अगर एक साइड से हम देख रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं कम हो रही हैं, तो दूसरे साइड से हम देख रहे हैं कि आतंकवादी एक्टिविटी में मिलिटराइजेशन बढ़ गई है, सॉफिस्टिकेशन बढ़ गई है, उनके हथियार ज्यादा सॉफिस्टिकेटेड होगी। जैसे कितने लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया कि भाई, पिछले एक दशक में पुलिस को ये प्रॉब्लम थी कि वो पिन पॉइंट किलिंग्स कर रहे थे, कार्बाइन्स को इस्तेमाल करके कर रहे थे किलिंग, और एक स्टेज था कि काउंटर करने के लिए हमारे सिक्योरिटी apparatus में उस वक्त अभी तक इस तरीके की हथियारों को नहीं रखा गया था। तो क्या सिर्फ आतंकवादी घटनाएं बढ़ना या घटना, इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है या बढ़ गया है? नहीं। आतंकवाद क्या करना चाहता है, आतंकवाद के पास किस किस्म के कार्डर्स हैं, आतंकवाद के लक्ष्य क्या हैं, वो आतंकवाद, उनके हथियार कैसे हैं, उनकी कम्युनिकेशन कैसी है। ऑन रिकॉर्ड है रिसेंटली
टॉप मोस्ट जो मिलिट्री, वो कहते हैं कि हम इनकी कम्युनिकेशन को अब पकड़ नहीं पाते। वो कहते हैं कि इनका कम्युनिकेशन सेटअप इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि हम उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। टॉप सिक्योरिटी फोर्सेस ने के ऑफिसर्स ने कहा है कि भाई जो अब आजकल का ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर उनका है वो इतना सटल हो गया है कि उनको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये कि जो आप बोल रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ, हुआ कुछ नहीं, निरंतरता है। एक जिहादी वॉर, एक जिहादी युद्ध चल रहा है जिसको भारत सरकार एक जिहादी युद्ध के रूप में मान्यता नहीं दे रही है, इसको नहीं मान रही है। भारत सरकार का सामरिक दृष्टिकोण है कि ये समझना कि ये कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों को अगर हमने रोका तो हालात ठीक हो गए, और ये सब लोग लगभग पाकिस्तान से आ रहे हैं। अब वो बात जो आपने दूसरी की कि भाई क्या ये पाकिस्तान कर रहा है, देखिए पाकिस्तान तो इस तंत्र का, पान इस्लामिक तंत्र का तो एक एपिसेंटर है, ग्लोबल एपिसेंटर है, ये बात तो है। और पाकिस्तान की एक वैचारिक जिसको है उसकी प्रतिबद्धता है कि उसको जम्मू कश्मीर के माध्यम से पूरे भारत को नुकसान पहुंचाना है, जितना भी वो नुकसान पहुंचाए, ये बात भी सत्य है। लेकिन जितनी ये बात सत्य है उतनी ये बात भी सत्य है कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में समाज के, मुस्लिम समाज के गर्भ में पल रहा है, फल रहा है और फूल रहा है। और हम कम से कम इतना प्रेशर नहीं बिल्ड कर पाए उन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप पे जो कश्मीर के हैं कि भाई प्रॉब्लम पाकिस्तान भी है, प्रॉब्लम आपके समाज में भी है। ये पॉसिबल नहीं है कि जिस बंदे को प्रोफेशनल पढ़ाई भी हो गई, वो कॉलेज में भी गया, फिर प्रोफेशनल कॉलेज में भी गया, फिर प्रोफेशनल कॉलेज के बाद वो एमडी करने के भी गया, वो बाहर भी गया और बाद में फिर भी वो फिदाई बनेगा। ये कौन बोलेगा महबूबा मुफ्ती को कि आपके समाज में एक बीमारी है जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं करते? जो महबूबा मुफ्ती ने और फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा, उसने कहा कि कुछ ज्यादती हुई है जिस ज्यादती के कारण वो ऐसे सोच रहे हैं। वो ज्यादती क्या है? वो ज्यादती है कि भारत सरकार ने अलगाववादी डिमांड्स को नहीं माना है, लेकिन भारत सरकार ने एम्पावरमेंट के वो हर एक तरीके वहां पे बाकी जगहों से ज्यादा रखे हैं। किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि क्या आप आतंकवाद का एक ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर हो, क्या आप, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि पूरी दुनिया में एक डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट शुरू हो गई भारत से, जिस डेवलपमेंट का निर्माण हो गया शेख अब्दुल्ला से, कि एक डेमोक्रेटिक सेकुलर तंत्र को अंदर से कब्जा करके वहां पे एक मुस्लिम व्यवस्था का निर्माण करना। इसका कार्डिनल एग्जाम्पल नेशनल कॉन्फ्रेंस था, और बाद में ये आप देख लीजिए एक स्टेज था जहां पे इजिप्ट का मुस्लिम ब्रदरहुड समझता था कि डेमोक्रेसी और इस्लाम ये आपस में ये एंटीथेटिकल है, ये एक दूसरे के विरुद्ध है, इनमें आपस में कोई मेल नहीं हो सकता है। और जो ये पूरी मूवमेंट चली इजिप्ट से लेके अल्जीरिया तक, या सीरिया से लेके आप मान लीजिए पाकिस्तान तक, वहां पे पान इस्लामिक आतंकवाद समझता था कि डेमोक्रेसी के साथ कोई लेन देन नहीं है। लेकिन पिछले 3 दशकों में शायद जम्मू कश्मीर से प्रेरणा लेके वो सब समझते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर घुसा जा सकता है और डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को इस्तेमाल किया जा सकता है और मुस्लिम जो मूवमेंट को चलाया जा सकता है। और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी वही बात है, आप देख रहे हैं कि लंदन में भी आप वही देख रहे हैं, अब आप न्यूयॉर्क में भी वही देख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन स्ट्रेटेजिक अप्रोच में पान इस्लामिस्ट का हुआ है, जिसको जिसको डेमोक्रेटिक कंट्रीज की गवर्नमेंट्स ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हमको यहाँ पे हमने बार बार गवर्नमेंट से डिमांड की, हमने कहा कि आप एक कमीशन क्रिएट कीजिए और पिछले इलेक्शंस में सिर्फ आप पीडीपी के इलेक्शन कैंपेन का विश्लेषण कीजिए, और अगर आप उतना ही विश्लेषण करेंगे आपको लगेगा ये तो अलगाववादी अभियान चला रहे हैं, आपको लगेगा कि ये तो अलगाववादी तंत्र के साथ अंदर से एक सपोर्ट स्ट्रक्चर के रूप में जुड़ने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और मान लीजिए अगर ये निष्कर्ष आया, फिर आप एक मान्यता को पीछे आप मतलब एक रिकॉग्निशन को वापस ले लेंगे कि पीडीपी एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक सबवर्सिव पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे तंत्र का इस्तेमाल करती है। चैलेंज उस लेवल पे है
चैलेंज ये नहीं है कि ये डॉक्टर्स, ये किसी के लिए यहाँ पे कश्मीर के साथ जुड़े हुए किसी भी, जम्मू कश्मीर में जो थोड़ा बहुत भी जिसको जानकारी, उसको मालूम है कि कुछ नया नहीं है। ये हम बार बार, तभी मैंने आपको कहा कि अगर 100-150 के करीब एम्प्लॉइज को डिसमिस किया जाता है, ये पिछले 2 साल में हो रहा है। ये बात किसी को मालूम नहीं है कि रेगुलरली डिसमिस किया जा रहा है क्योंकि वो अलगाववाद के साथ, ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए हैं या डायरेक्टली आतंकवादी एक्टिविटीज में मुलविस रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो जी मैं आपको धीरेन्द्र जी एक बात कहना चाहता हूं इस माध्यम से, इतना ही कि मैं समझता हूं कि जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच भारत के राज्य का रहा है बहुत समय से, जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को लेके, और बाद में जो आतंकवाद अब भारत के विभिन्न एरियाज में हम देख रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है आतंकवाद की विचारधारा को नजरअंदाज करके। वो अप्रोच है आतंकवाद का कम आंकलन करके, और ये बताने की कोशिश करना कि डेमोक्रेसी के माध्यम से एक जादू होता है, आतंकवाद भी खत्म होता है और अलगाववाद भी खत्म होता है। इसके बावजूद कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह तथ्य है कि अलगाववादी और आतंकवादी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं फैलाव के लिए, जिंदा रहने के लिए, और जिन जिन राज्यों में वो ऑपरेट कर रहे हैं उन राज्यों पे हमला करने के लिए। मुझे लगता है जो ये स्ट्रेटेजिक परवर्शन है, इसके कारण हमको सरप्राइजेस मिलते हैं, इसके कारण हम स्ट्रेटजीज को इवॉल्व नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण डेमोक्रेसी और अच्छी गवर्नेंस के कारण जो लोगों में बदलाव आना चाहिए, हम वैसे लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। हम उन लोगों के हाथ में पावर देते हैं जो अलगाववाद और आतंकवाद का पोषण करना चाहते हैं विचार के स्तर पे, और ये बहुत समाज के आपने भीतर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं आपकी कई बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही। एक तो कश्मीर जो है, कश्मीर से डेमोक्रेसी में कैसे पूरा फंडामेंटलिज्म घुसाया जा सकता है, कैसे डेमोक्रेसी का अपहरण करके जिहादी मानसिकता को कैसे सेचुरेट किया जा सकता है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड ने इंडिया से, कश्मीर से सीखा। ये बड़ी बात है क्योंकि पूरी दुनिया में जो मदर ऑफ टेररिज्म है वो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो मिस्र से शुरू हुआ। ये बहुत ही सईद कुतुब और हसन अली बन्ना, उन दोनों को ये सीखना, उनके अनुयायियों ने सीखा, ये बड़ी बात है। दरअसल मैं उनका थोड़ा, अजय जी ने जो कहा, इसी दौरान इस बात पर मैंने गौर किया, वो हो सकता है आपने ना किया हो। अजय जी को मैं ये मानता हूं कि जिस तरह की जम्मू कश्मीर के आतंकवाद की नहीं, पूरी दुनिया के इस्लामिक आतंकवाद को वो जिस नजरिए से देखते हैं वो बहुत ही यूनिक होता है। और उन्होंने अभी एक और चीज बताई जो हम लोगों ने बहुत कम गौर की थी, क्योंकि जनरली पॉलिटिकल एनालिसिस में इसका अर्थ नहीं होता, और मैं टेररिज्म का उस तरह से नहीं देख रहा था जिस तरह से आज उन्होंने बताया, तो मैंने उसको चेक किया। दरअसल ये 10 एनकाउंटर तो नहीं है, लेकिन कुछ एनकाउंटर आए जो कि अखाल 1 कुलगाम का 1 अगस्त 2025 को हुआ, 10 दिन चला। ये हाल के वर्षों का सबसे लंबा अभियान था। आतंकवादी घने जंगल, पहाड़ी इलाकों में छुपे हुए थे और ये ऑपरेशन 10 दिन तक चलता रहा। पुलवामा में, त्राल में मई 2025 में हुआ, ये 1 दिन तक चला था। लेकिन किश्तवाड़ में जो 26 जून 2025 को हुआ, ये कई दिन तक जारी रहा। ये भी बोल रहे हैं क्योंकि आतंकवादी बसंतगढ़ के और घने पहाड़ी में छिपे थे। कठुआ में ये दिन भर चली, कुपवाड़ा में ये दिन भर चली। आपके यहाँ पे लोकल पेपर्स में, मैं इस वक्त आपकी बात को काटना नहीं, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ओपन तथ्य हैं, महीने महीने चले हैं जिसको बाद में फेड आउट किया गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अगर किसी 2 लोकल पेपर्स को आप विश्लेषण, डेली एक्सेलसियर जम्मू के कीजिए, कठुआ में 15-15 दिन, 3-3 हफ्ते ऑपरेशन चला, उसके हिसाब, और ये कौन किस एरिया में चला, जो हिंदू बहुल एरिया है। जम्मू तो पॉपुलेशन के हिसाब से वो मुस्लिम बहुल एरिया नहीं है। आपके ध्यान में ला रहा हूं कि भाई अगर ऐसा हो रहा है, मान लीजिए, चलिए आप मानते हैं कि 10 घटनाएं नहीं है, उससे कम, लेकिन आपके सामने टेररिज्म के मिलिटराइजेशन की नहीं, मैं माफ करना, बीच में रोक रहा हूं। 10 घटनाएं का मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं कह रहा ये घटनाएं एक वक्त दे पाए तो 10 घटना आप जो कह रहे हैं जरूर होगा, क्योंकि मैं दर्शकों को ये बता रहा हूं कि जो डॉक्टर साहब कह रहे वो रिकॉर्ड में मौजूद है, क्योंकि ये बहुत ही रिवीलिंग फैक्ट है। ये बाहर, जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग वैसे भी पहले भी अनभिज्ञ थे, पहले भी वो सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट की बात करते थे और आज भी इमोशनल अटैचमेंट ही है।
वो वहां की ग्राउंड, क्योंकि जिस तरह का गुस्सा आज मैं जब आ रहा था, तो मैं दिल्ली के चूंकि रोज हम लोगों का काम रिपोर्टर्स का वही होता है, तो मैं आते हुए एक अपने दोस्त से कह रहा था कि एक जिस तरह का गुस्सा एक देश की राजधानी में एक आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए, उस तरह का गुस्सा नहीं है। वो रील का खींचने का या उसका जरूर दिखाई दे रहा। और आपने तो उसमें एक और नई चीज कर दी कि आप ये बता रहे हैं कि कई दिनों तक लंबे एनकाउंटर चल रहे हैं, और यहां इस इतने बड़े चेंज को आप अमूमन पत्रकारों के बीच में भी, जो लोग टेररिज्म को कवर करते हैं, उनके अंदर भी बहुत कम जानकारी होगी, और उसको शेयर पब्लिक में नहीं किया गया। ये भी बहुत बड़ी। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आप इसको और आगे अगर हम इसको देखें कि ये जो आपने बताया कि ये सब चीजें चल रही, तो लेकिन इस नरेटिव से टकराते हुए सरकार का जो, ये तो मानना पड़ेगा कि सरकार जब 2019 में ये हटाती है 370, तो उसने एक बड़ी चीज तो की कि उसने एक बड़ा अपरेंटली वो किया। लेकिन क्या अब भी आपको ये लगता है कि जैसे एक के बाद एक, और मैं आप दर्शकों को ये बता दूं कि जिन लोगों को ये लगता है कि आतंकवाद का पूरा यहां सफाया एनआईए और जो दूसरी एजेंसीज हैं, खासतौर से इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारा सबसे बड़ी शील्ड कहा जाता है, उन्होंने हाल के टाइम में बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस बिल्कुल विफल किए हैं, जिसकी वजह से शांति है। इसी वजह से, ऐसा नहीं कि आतंकवादी बंद हो गए हो या कम हो गए, उनके हमले पहले से पकड़े जाने लगे। ये एक के बाद एक आ रहा है सामने। डॉक्टर साहब, है क्या? क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सरकारी तंत्र में, जैसे आपने कहा, तो याद होगा शेर कश्मीर में आतंकवादी या यासीन मलिक या किसी को भी भगाया गया था, याद है, कई बार ऐसे केस हुए। कुछ ऐसी चीजों के साथ आप दें दृष्टांत, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसा होता है उनको सिर्फ वो कश्मीर फाइल देख के जो चौंक रहे हो, जिन्होंने कश्मीर ना देख सुना हो, तो उनके लिए तो ये बहुत कान खोलने के होता है कि किस तरह आतंकवादियों को डॉक्टर्स या उन्होंने भगाया। जमात ने पूरे उसके टीचिंग के अंदर सबसे बड़े टीचर्स इकट्ठे किए, भर्ती सबसे ज्यादा हुए। तो इस सिस्टम को किस तरह से हाईजैक किया था। और अभी भी जब हम भारत के लोग अपना खून दे रहे हैं, अपना पसीना भी दे रहे हैं कश्मीर को वापस उस रास्ते पर लाने के लिए जिस पर है, अभी भी फारूक अब्दुल्ला के बयानों को सुनते हैं कि लोग हम पर यकीन नहीं कर रहे। अभी मैं ये कह सकता हूं डॉक्टर साहब, हाल फिलहाल में मैंने ऐसा नहीं देखा कि कश्मीरी ये तमाम डॉक्टर, जिसमें से ज्यादातर तो कश्मीरी ही है, ये पूरा ट्रैक वहां जा रहा है। इसके बावजूद मैंने नहीं देखा कि किसी भी आदमी ने ये कहा हो कि कश्मीरियों को लेकर सभी कश्मीरी हैं। तो ये जो विक्टिमहुड का कार्ड है, फिर जिस तरह से फायदा करना और जिस तरह आतंकवाद को पेनिट्रेट करना, अपने आप सॉफ्ट चेहरा रखना, ये अभी खत्म होगा कि नहीं होगा, या क्या कमियां? जी देखिए, इसमें जो ऐसे राजनेता काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल घोषणा करके अपने आप को एक बड़े अलगाववादी तंत्र के हिस्से के रूप में अपने आप को प्रतिपादित करना चाहते हैं, राजनीतिक नेता के रूप में। इसके बारे में आपको बहुत से, लेकिन जहां पे करेक्शन करनी है, वो करेक्शन करनी है कि हमारा सामरिक दृष्टिकोण क्या है, हमारा भारत के राज्य का, भारत के राजनीतिक तंत्र का, उसका सामरिक दृष्टिकोण क्या है। ये जो ये हो रहा है, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा, आपके ध्यान में आई होगी कि हम लगभग 3000 किलोग्राम से कम इन्होंने एक्सप्लोसिव मटेरियल रिकवर किया। जी एक ग्रुप के एक ग्रुप को जरूरत थी 3000 किलोग्राम की, जो कम से कम जो एक्सप्लोसिव एक पूरी बटालियन के काम आएगा। वो करना क्या चाहते हैं? 3000 किलोग्राम उसको किस लिए चाहिए? एक मिनट के लिए माने कि ये सिर्फ एक ही ग्रुप है, बाकी इंडिया में कहीं पे भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक ये अपवाद रहा है। ये ग्रुप 3000 किलोग्राम एक्सप्लोसिव का क्या करना चाहता है? जब आप इस विषय में जाएंगे तो आपको लगेगा, थोड़ा सा इसमें घुसेंगे, आपको लगेगा कि आतंकवादी तंत्र या आतंकवादी विचारधारा वाले लोग, ये इनकी सोच क्या है। ये बहुत बड़े पैमाने पर वायलेंस करना चाहते हैं। ये छुटपुट लोगों को नहीं मारना चाहते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को मारना इनकी विचारधारा का एक हिस्सा है। ये वो अभी तक कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपके पास 9/11 की घटनाएं हैं, आपके पास बॉम्बे की घटना है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर हत्याएं करना और मारना। अब मान लीजिए आप समझते हैं कि भाई एक विचारधारा का एक अभियान चल रहा है,
जिसमें ऐसे लोगों को खड़ा किया जा रहा है या ऐसे लोगों को तैयार किया जा रहा है जो लोग नंबर्स के दृष्टिकोण से नहीं देखते, जो लोग छुटपुट घटना करनी है कुछ लोगों को लेके तंत्र को ब्लैकमेल करने की, वो ऐसे नहीं सोच रहे हैं। वो पूरे राज्य को कोलैप्स करने के लिए, उसको अंदर से ध्वस्त करने के बारे में सोच रहे हैं। एक बार अगर आपको ये ध्यान में आएगा तो आप समझेंगे कि ऐसे तो बहुत से ग्रुप हैं, लेकिन अगर एक ग्रुप भी है, नेशनल चैलेंज है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उनकी सोच एक डिफरेंट लेवल पे काम कर रही है। 9/11 अमेरिका में हमला होने से पहले जितने भी हमले अमेरिकन इंटरेस्ट पे हुए वेरियस कंट्रीज में, इस सारी इंफॉर्मेशन को इग्नोर किया गया। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पे सुसाइड अटैक हुआ, उसको भी इग्नोर किया गया, उसको प्रोसेस नहीं किया गया। वो सारी जो घटनाएं हैं, वो घटनाएं गई, वो आपके दिमाग का जो ब्लाइंड, जो अंधा एरिया वहां पे गया, उसको किसी ने विश्लेषण नहीं किया। जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी वैसी ही घटनाएं हो रही हैं। हम आतंकवाद की विचारधारा को नहीं मान रहे हैं, आतंकवाद का जो लक्ष्य है उसको नहीं मान रहे हैं। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, और कुछ लोगों को अगर हमने इन्फिल्ट्रेशन रोक दिया तो हमने तो लड़ाई जीत ली। ये वैसी बात नहीं है। और दूसरी बात जो मैंने पहले भी आपको कही कि यहाँ हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, भूतपूर्व आर्मी स्टाफ ने, हाईएस्ट आर्मी के जनरल्स ने यह कहा है कि हम एक 2.5 फ्रंट का वॉर फेस कर रहे हैं। जो 2 फ्रंट हैं वो चाइना और पाकिस्तान है, और 0.5 फ्रंट हमारे अंदर है, विघटनकारी तत्व जो अंदर बैठे हैं। जो ये 0.5 फ्रंट है, इसके बारे में बहुत कम सोचा जाता है। इसके बारे में अगर सोचा गया, वो यही सोचा गया है कि भाई हुकूमत फारूक अब्दुल्ला को दे दो, तो वो अब खुद ही हुकूमत शेख अब्दुल्ला को दे दो, वो खुद ही अलगाववाद को ठीक करेगा। 0.5 फ्रंट किस तरह से अंदर सोच रहा है, ये विघटनकारी मानसिकता अंदर से कैसे ऑपरेट कर रही है, इसके बारे में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मैं समझता हूं कि अभी इन्फेंसी में है, अभी एक बिल्कुल वो भी बड़ी नहीं है। हमारा चैलेंज आगे आने वाले समय में ये 0.5 फ्रंट होगा, जो अंदर विघटनकारी बैठे हैं, और अंदर जो विघटनकारी तत्व बैठे हैं, जो अंदर जो सिलसिला है, जिसमें डायरेक्टली पान इस्लामिक है, जिसमें और भी विचारधाराओं के लेफ्ट के लोग हैं, जो एक नेक्सस है देश को अंदर से घात करके खत्म करने का, इसको समझने की भी जरूरत है और इसके खिलाफ रिस्पांस क्रिएट करने की भी जरूरत है। एक बात ध्यान में रखनी है, जम्मू कश्मीर में जो पिछले 4 दशक से ये अलगाववाद चल रहा है, इसमें हमारे ही बुद्धिजीवी ने कहा, उन्होंने एलिनेशन थ्योरीज को बिल्ड किया। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है। कोई भी तथ्य आप लीजिए, अगर कंपैरिजन में आप करेंगे जम्मू कश्मीर के साथ, आप देखेंगे हर एक स्तर पे एम्पावरमेंट जो थी वो बाकी स्टेट से ज्यादा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार ज्यादा थे, पर कैपिटा जिसको आप कहें मनी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी, लोगों को इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, एजुकेशन का लेवल बेहतर है बाकी जगहों से, हर एक व्यक्ति के पास घर है, हर एक लोकल भिखारी नहीं है, बाहर से भिखारियों का कोई, हर एक पैरामीटर जिसको आप इकोनॉमी का बोलेंगे वो बेहतर है। बहुत से स्टेट, हो सकता है कोई एक अपवाद हो, स्टेट वो आगे हो, इसके बावजूद भी अगर एलिनेशन है, वो इसलिए है कि जो अंदर विचारधारा जो चल रही है, जिसको पोषित किया जा रहा है, उसको हमने काउंटर नहीं किया। हमने कभी फारूक अब्दुल्ला को नहीं बोला कि तुम्हारा जो पॉलिटिक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये मुस्लिम कम्युनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, ये सेकुलरिज्म के दायरे में नहीं है। हमने कभी महबूबा मुफ्ती को नहीं बोला कि तुम्हारे रिश्ते रहे हैं अलगाववाद के साथ। हमने ये कहने की कोशिश की कि इनको पावर देके हम एलिनेशन को खत्म करेंगे। ये एक खुदकुशी का माहौल था। 0.5 फ्रंट को एड्रेस करना है। और मैं एक बात आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को कहना चाहता हूं, जो ये लड़ाई है, जो ये आतंकवाद है, ये जिनोसाइडल है। ये हिंदू जिनोसाइड करना चाहता है। इसने ऑलरेडी कश्मीर में हिंदू जिनोसाइड किया, और वो उस जिनोसाइड के फैलाव के लक्षण आप पूरे देश में देख रहे हो। हर जगह आपको लगेगा, आपको बंगाल में जो वायलेंस होती है हिंदुओं के खिलाफ, वो जिनोसाइडल वायलेंस है। तो ये समझो कि वो
उस तरीके से नहीं सोचते नॉर्मल पॉलिटिकली जैसे आप सोचते। वो हिंदू डेमोग्राफी को डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं, हिंदू डेमोग्राफी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और एक नए फैलाव को, धार्मिक फैलाव को, जनसंख्या के फैलाव, उसके माध्यम से ऑपरेट करते हैं कि आपका तंत्र बिल्कुल हेल्पलेस हो, उसके पास कोई ताकत ही नहीं हो इन सारी घटनाओं को रोकने की। इसलिए जो हम देख रहे हैं, इसका एक वैचारिक स्वरूप है, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इसका एक सामरिक स्वरूप है, स्ट्रेटेजिक स्वरूप है, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और जो ही आपने इसके स्ट्रेटेजिक, तो फिर इसके तरीकों को भी समझेंगे कि ये किस तरह से अंदर बैठ के गात करके काम करना चाहते हैं और आपकी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। ये डॉक्टर्स हैं। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। आपको मालूम है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कंसिस्टेंटली पिछले कितने दशक से ये कहती आती थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो कॉमर्स में जो उनके लोग थे, वो कहते थे कि भाई हमको मिडिल ईस्ट के साथ बनाने हैं रिश्ते, हमको पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक रिश्ते नहीं बनाने हैं। अगर भारत सरकार उनको मिडिल ईस्ट के साथ रिश्ते बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करेगा, तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हम यहां पे वीक है ना। वो वहां पे आम आदमी जो इस्लामाइज्ड माहौल में पला है, वो उसके लिए सपना है कि वो किसी मिडिल ईस्ट के कॉलेज में पढ़े, मिडिल ईस्ट की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरेट के साथ साइन करे कि भाई कश्मीर के लोगों को आप वहां पे ले जाओ, मुझे बताइए, ये अभी जो आपने ये देखा कि भाई वो जहर बनाना चाहता था यहाँ पे एक बड़े पैमाने पे, चाइना से पढ़ के आया, रेजिन बना रहा था, रेजिन बना रहा रेजिन था। बना रहा था, चाइना से पढ़ के आ आपको जानकारी, मुझे लगता है आपको जब ये कोरोना वायरस हो गया, उस वक्त वुहान से, जहां पे कोरोना वायरस का एपिसेंटर था, वहां से 200 कश्मीरियों को भारत को निकालना पड़ा। ये कौन उनको, कश्मीरी मुसलमानों को वहां पे जाने देता है? क्या हम नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे टर्की जाते हैं, हम कहते हैं कि इनके टर्की कनेक्शन है? हम ये नजर क्यों नहीं रखते हैं कि वहां का अलगाववादी तंत्र भीतर से रह के अपने फैलाव को पूरी दुनिया में अपने सपोर्ट स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, या पूरी दुनिया में रेडिकलाइजेशन को बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहा है? क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डिफरेंट है। वो सिचुएशन जो डिमांड करती है वैसी नहीं है, इसलिए हमको सरप्राइजेस भी होते हैं, घात भी होता है। अच्छी बात यह है कि कुछ बातों की तरफ अब ध्यान लग रहा है। कुछ बात देखिए, अभी जो ये डिस्कशन हो रहा है कि ये कौन है व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, तो आपने ये बात पूछी तो मैंने कहा था पहले से ही व्हाइट कॉलर टेररिज्म था, तो ये बात तो सामने आएगी ना। आपने मुझे प्रश्न पूछा, मैंने कहा पिछले 1-1.5 साल में 100 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को डिसमिस किया गया अलगाववाद और आतंकवाद के साथ जुड़े होने के कारण। तो ये बातें सामने आती हैं। और एक और बात मैं धीरेन्द्र जी आपको बोल के मैं अपनी बात को, इसको एजुकेशन आतंकवाद के बारे में आम नागरिक को सबसे कम है। लश्कर तोयबा को भारत की ही सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे फैली हुई आतंकवादी संस्थाओं में है। उसको कंपेयर किया है अलकायदा आईएस के साथ। 25 कंट्रीज में उनकी प्रेजेंस है, और उनके कार्डर्स को कहा है कि ये मिलियन के करीब होंगे। मैं आपको 15-10 साल पहले की बात कह रहा हूं। एजुकेशन ही नहीं है। अभी हमको यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो हाफिज सईद वहां पे बंद है, उनके जो टॉप लीडर्स हैं लश्कर तोयबा के, वो बंद है। अगर वो बंद है तो पिछले 10 साल से जो आतंकवाद हो रहा है, जिसको लश्कर तोयबा ओन कर रहा है, वो कौन कर रहा है? कौन से कमांड स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको चला रहे हैं? कोई नया कमांड स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। जैश मोहम्मद के बारे में बात की जाती है। बाय 2007 से लेकर नाउ तक जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा कि जैश मोहम्मद लगभग खत्म हो चुका है। फिर जैश मोहम्मद की ग्रोथ होगी। बाय 2017-18 जैश मोहम्मद पूरे डंके की चोट पे सामने आ गया। इन सालों में अफजल गुरु ब्रिगेड भी बना। ये घटना है, कहते हैं जैश मोहम्मद के साथ जुड़ी हुई है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जैश मोहम्मद का रीएक्टिवेशन लोकल कार्डर्स ने किया। ये सारा एक्टिवेशन बाहर से फॉरेन मर्सनरीज नहीं है। तो जब ऐसी एक व्यवस्था है जिसको वो कहते हैं इब्ने बलाद, सन्स ऑफ सॉइल, हम
ब्लड ब्रदर्स बनाएंगे, हम आपकी ही धरती से जिहाद की खेती करेंगे। जब ये प्रक्रिया है आइडियोलॉजिकल लेवल पे, उनको सन्स ऑफ सॉइल बनाने हैं जो जिहाद के साथ जुड़े हैं। क्या इस घटना को, क्या इस डेवलपमेंट को, क्या इस उद्घोषणा को हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लेवल पे इसको इंटरनलाइज किया गया कि इसको कैसे रोकें? जैश मोहम्मद भाजपा के टाइम पे पीक पे पहुंचा है फिर से, तो कोई अगर हम पहुंचेंगे, इतनी हम तारीफ करते हैं, हम करें जहां पे अच्छा है वो हमको करना चाहिए, लेकिन किसी को बोलना चाहिए कि डेवलपमेंट्स ये भी है, किसी को उनको बोलना है कि भैया इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यहां पे हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सब लोगों ने बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है कि उसकी उपलब्धि के बारे में लोगों को कहना चाहिए, नेशनल प्राइड बढ़ाना है, लेकिन पहलगाम मैसेकर क्यों हुआ? आपने स्टार्ट पे सवाल किया था, पहलगाम मैसेकर से पहले शिवखोड़ी में मैसेकर हुआ, उससे पहले डांगरी में मैसेकर हुआ, उससे पहले बालतल में अमरनाथ यात्रियों पे मैसेकर हुआ। ऐसा क्या बात है कि बार बार हिंदू पिलग्रिम्स पे हमले होते हैं और हम इसको नजरअंदाज करते हैं? पहलगाम मैसेकर आपके सामने आ गया तो उसके बाद आप इसको रोक नहीं पाए, इसके पॉलिटिकल फॉल आउट को। अभी भी वही हो रहा है इस वक्त। शायद ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज एक बहुत बड़ी घटना घटी, लेकिन उससे हो सकता है कि शायद भगवान की इच्छा हो कि हमको अकल आ जाए। क्या हमने देखा कि भाई ये जो ये लोग कर रहे हैं, ये तो डॉक्टर्स है, इनको तो हम यूनिवर्सिटी देते हैं। देखिए फला ये जो यूनिवर्सिटी है अरब से इसको पैसे आ रहे हैं, तो किसी को ये सवाल नहीं पूछना है कि भाई अरब से कहां कहां पे पैसे आते हैं, अरब से जो इन्वेस्टमेंट आती है वो कहां कहां पे होती है। जम्मू कश्मीर में जो अरब कंट्रीज से आपको इन्वेस्टमेंट लानी है, या जम्मू कश्मीर में जो अरब कंट्रीज के साथ आपको एजुकेशनल रिश्ते बनाने हैं, क्या आपको हमको देखना नहीं चाहिए? देखना चाहिए। मुझे लगता है अगर उतना भी होता है तो देश का फायदा होगा। जी, धन्यवाद अजय जी। बहुत लंबा हम लोगों का डिस्कशन हुआ है, लेकिन हम लोग अजय जी हमारे साथ अक्सर जुड़ते रहेंगे। मैंने ये अभी शुरू किया है अजय जी ये लेके स्ट्रीम यार्ड, तो हम लोग लगातार बातचीत करते रहेंगे। और कश्मीर के मसले को आप देखिए कितनी नई चीजें इस वार्ता से हम लोगों को पता चलती हैं। यही बात है कि हम लोग जब ऐसे एक्सपर्ट्स हों जो जमीन को समझते हों, तभी इस तरह की चीजों का मतलब लगता है। क्योंकि हमको लग रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉड्यूल है, ये एक मायने में बड़ा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर की विचारधारा वो वही है। और इसमें हमास की तरह से हमला करना, यानी ये जो कहानी है कि ये तुर्की में गया, वहां से रेडिकलाइज हुआ, और इजराइल पर जिस तरह हमास ने हमला किया, इसीलिए जब कोई फिलिस्तीन फ्री फिलिस्तीन कहता है तो वो कोई अभिव्यक्ति की बात नहीं, उसमें कहीं ना कहीं अंतर्निहित है कि वो फिलिस्तीन की तरह यहाँ इस देश में आतंक की खेती करना चाहता है। तो मुझे लगता है हमास के साथ ये रिश्तों वाली कहानी अगर होती है तो ये और बड़ी चिंता का विषय होगी। तो आप अजय जी जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों से भी अनुरोध है कि आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद अजय जी, फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।